हेलो गाइस, मैं हूं गुंजन। स्वागत है आपका हमारे चैनल रंगवाज क्लासेस में। तो हमने इंडियन इको का सेकंड चैप्टर यानी कि वो इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 खत्म कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में खत्म किया। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखो जाके। अब बारी आती है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। लिस्ट एनी 3 मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये आपको ऐसे ही पूछ सकता है, लिस्ट एनी 3 मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। फिर दूसरा क्वेश्चन देगा लिस्ट एनी 3 इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो मैंने एक में इसको कर दिया। आइए देखते हैं। जो 3 मेजर एक्सपोर्ट्स थे जो इंडिया से होते थे वो था टी, कॉफी, जूट, कॉटन। ठीक है। और जो इंपोर्ट्स होता था वो होता था पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, हु इज द चेयरमैनशिप ऑफ प्लानिंग कमीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो भी उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर होगा वही होता है। थर्ड है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? तो मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 2015 को आया था क्या? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने इसको रिप्लेस किया था। फोर्थ है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान का ड्यूरेशन क्या था? अवधि क्या थी? समय क्या था? तो देखो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 की इसकी ड्यूरेशन थी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। एग्रीकल्चर में क्या आता है? देखिए, क्रॉप्स आता है, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, फ्लावर्स आता है और वो सारी चीजें जिसकी वजह से हम खेती कर पाते हैं और अपना जीवन यापन कर पाते हैं, एग्रीकल्चर कर पाते हैं। ठीक है। 6th क्वेश्चन, नेम द प्लान फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। प्लान कौन बनाता है इंडिया में? प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। कब ये आया? कब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी गई? 1950 में, याद रखना। व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये आता है। अब देखो, बढ़िया क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? An industrial policy is related to the relations, principles, laws which determine the state of industrial development by controlling the industrial units. वो सारी चीजें इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो होती है जो कि रिलेटेड होती है किससे? प्रिंसिपल से, लॉ से और फंक्शन से, जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। क्या? कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इन्हीं के मदद से जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एसएसआई को आप क्या समझते हैं? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। दिस इन्वेस्टमेंट लिमिट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बोल रहा है कि एक फिक्स्ड एसेट होता है, एक यूनिट, एक फिक्स्ड यूनिट मतलब एसेट पे आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मान लो एक इंडस्ट्री खड़ी की है, उस पे आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपना कितना कर सकते हैं? 1 करोड़, 10 करोड़, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और ये टाइम टू टाइम इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होता रहता है टाइम ऑफ पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडर आईपीआर। आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के वक्त कितने इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया? मतलब इन पे बस पब्लिक सेक्टर का ही अधिकार रहेगा, राइट रहेगा, और कोई किसी का नहीं। देखो 17 की गई थी। ये आता है शेड्यूल ए में, ध्यान रखना। हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को किसने एस्टैब्लिश किया था? ठीक है। तो ये आते हैं हमारे महान प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। ठीक है, इनका नाम याद रखना, आता है 1 नंबर में। ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग को किसने आर्किटेक्ट किया? किसको हमने सम्मानित किया था जो इन्होंने पहली बार किया था? पीसी महालानोबिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 13, अब आता है यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान रखना। लिस्ट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंडिया में जो कि उसको फेस करने पड़े? पहला है लैक ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर। वहाँ जो रॉ मटेरियल था उसका बहुत ही लैक था, बहुत ही कमी थी, और पावर सप्लाई भी हर जगह नहीं पहुँच पा रहा था। सेकंड है लिमिटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल उनको कोई असिस्ट करने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, बहुत ही कम लोग थे तो उनको पता नहीं चलता था कि किस चीज में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। थर्ड है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए उनका जो मेथड था वो ओल्ड था, उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। फोर्थ आता है हमारा हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन कॉस्ट था उनका बहुत ही हाई था क्योंकि हमारा
मेथड था वो जो ओल्ड था, इसकी वजह से। अगर नई टेक्नोलॉजी होती तो फटाफट प्रोडक्शन कर लेते और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आता, हमें मोटिव भी होता, प्रॉफिट भी होता। फिफ्थ आता है हैवी टैक्सेशन। टैक्स बहुत ज्यादा लगता था उस टाइम पे, टैक्सेशन पॉलिसी थी उस पे टैक्स बहुत ज्यादा परसेंटेज में लगाए जाते थे। सिक्स्थ है लेस एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स। उस वक्त जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो लेस एजुकेटेड थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो अगर ये 2 नंबर में आए तो बस ये लिख देना, अगर 3 नंबर में आए तो लिख के 3 पॉइंट थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना, ठीक है। अब बारी आती है कि ये जो प्रॉब्लम्स थे, गिव सम सजेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एसएसआई। ये जो प्रॉब्लम थे उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस किस वे में सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत जो थे मतलब एक जो जमींदार होता था उसके पास बहुत सारे लैंड होते थे, 100-200 एकड़, उसको ले लेके छोटे छोटे टेनेंट्स को बांट दिया ताकि सबके पास जा सके, और इसी को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म, ध्यान रखना। दूसरा है क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक्स होल्डिंग्स। कई स्टेट की सरकारों ने क्या किया है कि कोई एक्ट निकाल दिया है एसएसआई के लिए, ठीक है, ताकि इससे वो और ज्यादा ग्रो कर सकें और अपनी कमियों को दूर कर सकें। थर्ड है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस उस वक्त होता है जब जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या बारिश नहीं हुई, तो उस वक्त क्या होता है सरकार उनको मदद करती है किसानों को, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी सरकार जो होती है वो लोन का कर्ज माफ कर देती है किसानों का, जो जब अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए लेते हैं वो लोन माफ कर देती है, जब ऐसा कभी भी नेचुरल कैलेमिटीज होता है, कभी भी बाढ़ आ जाता है, कभी भी सूखा पड़ जाता है तब। फोर्थ है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, एक लैंड पे दोनों मिलके काम करते हैं और साथ में फार्मिंग करते हैं, जिससे दोनों को ही फायदा होता है। तो ये भी अगर 2 नंबर में आए तो पॉइंट लिख देना, 3 नंबर में आए तो अपना इसको भाई डिफाइन कर देना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग जो आया था उससे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उद्देश्य थे, एम क्या था उसका। तो देखो पहला है डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बाय, किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन ने जो करा था उसके द्वारा, कि इंडस्ट्री का हम डेवलपमेंट कर सकें और उस पर कंट्रोल कर सकें, उसके इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल कर सकें। सेकेंड जो है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, केंद्रीकरण, उद्योग का केंद्रीकरण इसको बोलते हैं, कि मतलब ज्यादा जो कुछ हैवी इंडस्ट्री जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ना जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे, ठीक है, समझ गए। थर्ड है हमारा एक्सपेंशन ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना और ज्यादा जॉब फैलाना, ताकि अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल सके, जॉब्स मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, ठीक है। फिर आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। हर जगह देखो जहां जहां भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगा वहां पे बैलेंस होगा रीजनल डेवलपमेंट में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का तो विकास होगा ही, साथ साथ वहाँ के क्षेत्र का भी विकास होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है।